नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हिमाचल चुनाव में कम मतदान के पीछे क्या है वजह? केजरीवाल का सुकेश और एलजी कार्ड एमसीडी में क्या दिलाएगा सत्ता? गुजरात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है नया? और उधर विशाखापट्टनम को पीएम मोदी दे दी करोड़ों की सौगात। नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 7,881 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। आज हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। वहीं मतदान केंद्रों पे जो लोगों का उत्साह है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है कि अगली बार किसकी सरकार होगी, तो उसी को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है मतदान केंद्रों पर जो है वोट डालने के लिए जा रहे हैं। वहीं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है वोट डाले। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाली, अनुराग ठाकुर ने वोट डाली। जो बड़े बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वहाँ पर तमाम नेताओं ने जाके वोट डाली। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी वोट वहाँ पर डाली हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज मतदान जो हो रहा है उसी को देखते हुए 68 विधानसभाओं पर मतदान हो रहा है। वहीं साथ साथ जो है बड़े बड़े चेहरे उन्होंने वोट डाली। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज मतदान केंद्रों पर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो जयराम ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा से लोग यहाँ पर मौका देना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रहे हैं। तो वहीं उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार दोबारा से यहाँ पर सरकार बनने के लिए जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वहीं गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार बनी तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी आकांक्षा। गुजरात में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र 2022 नाम दिया है। लगातार जिस तरीके से गुजरात में तमाम पार्टियां अपने अपने वादे अपने अपने दावे जनता के बीच करती नजर आई और इसी बीच कांग्रेस का घोषणा पत्र मुख्यमंत्री गहलोत ने जारी किया है और यहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। इस घोषणा पत्र के जरिए किसानों को, महिलाओं को और साथ ही साथ युवाओं को साधने का प्रयास किया गया है। कई तरह के वादे इसमें किए गए हैं। उन वादों के बारे में आपको बता देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसको जन घोषणा पत्र 2022 नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान सबको लेकर तमाम वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई के साथ ही साथ 300 यूनिट फ्री बिजली और साथ ही पुराना जो बिजली का बिल है लोगों का, उसको माफ करने की बात कही गई है। इसके अलावा कई अन्य ऐसे वादे किए गए हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं। ये घोषणा पत्र जारी हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनका ये कमिटमेंट है जनता के लिए, ये कमिटमेंट वो लोगों के लिए कर रहे हैं और जो भी वादे उनकी घोषणा पत्र में किए गए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखने का भी वादा किया है। अपने घोषणा पत्र में इसको मेंशन किया है और पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी उससे ही सरकार का आधिकारिक दस्तावेज बनकर काम जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन को लेकर भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को लेकर भी वादा किया है और सबसे बड़ी बात कि अशोक गहलोत ने कहा है कि घोषणा पत्र हमारा कमिटमेंट है। तो इस तरीके से तमाम जो वादे हैं इस दौरान घोषणा पत्र के दौरान किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और देखना होगा कि आखिर इन वादों को, इन दावों को जो कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किए हैं कितना जनता पसंद करती है और किसको चुनाव में विजय तिलक लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। आकांक्षा त्रिपाठी की रिपोर्ट, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। शनिवार को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में मौजूद रहे और उन्होंने विशाखापट्टनम में 15,233 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रितु सिंह। आज
विशाखापट्टनम के लिए बेहद ही खास दिन रहा, क्योंकि आज देश के प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और वहां पे विशाखापट्टनम निवासियों को, विशाखापट्टनम वासियों को बड़ी सौगात भी दी है। आपको बता दें कि 10,500 करोड़ की सौगात विशाखापट्टनम वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। और खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि विकास की जो ये परियोजनाएं हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें विशाखापट्टनम की अगर बात करें, उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि जिस तरह से ये शहर बेहद ही खूबसूरत शहर है और तमाम जो व्यापार की जो केंद्र बताया जाता है विशाखापट्टनम, और ऐसे में तमाम प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो व्यापार के लिए माना जाता है। और ऐसे में तमाम जो क्षेत्र है, मान ले शिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजी, तमाम जो क्षेत्र है उनमें विशाखापट्टनम की एक अलग पहचान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इन करोड़ सौगात में जिस तरह से दिया है विशाखापट्टनम वासियों को, इससे ये बेहद साबित हो जाता है कि क्या जिस तरह से उनकी नीयत रही है दक्षिण भारत को लेकर। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 3 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। बीते दिनों उन्होंने बेंगलुरु में 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखाई थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से ये परियोजनाएं, विकास परियोजनाओं को उन्होंने शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन किया है, इससे साफ हो गया है कि अब उनकी जो नजर है दक्षिण भारत पर भी बनी हुई है और दक्षिण भारत में भी अब वो साधने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ लंबे अरसे के बाद अब वो दक्षिण भारत पहुंचे हैं। और आंध्र प्रदेश की और खासतौर पर बात करें तो इस दौरान वहां पर सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद रहे, अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद रहे। और ऐसे में ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में नए व्यायाम खुल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की ही बात करें, विशाखापट्टनम की ही अगर हम बात करें, तो जिस तरह से प्राचीन काल से आंकड़ों की अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही रोम में अगर हम बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, तो तमाम जगहों पर व्यापार किया जाता है, विशाखापट्टनम केंद्र माना जाता है। और ऐसे में पीएम मोदी की ये जो कोशिश रहती है कि किसी तरह से आत्मनिर्भर भारत को सुचारू रूप से चलाया जाए और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन शैंकी के साथ ऋतु, इंडिया वॉइस के। धन्यवाद। झारखंड में 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को इस बिल को विधानसभा से पारित करा लिया है और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड विधानसभा से 2 विधेयक पारित होने के बाद से अब राजनीति भी जहां तेज हो रही है, वहीं कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में इसे कानूनी अड़चनों से गुजरना पड़ सकता है। और जिस तरीके से 9वीं अनुसूची में लाने की बात कही गई है, उसमें कई चीज़ों को लेकर फिर से एक कानून के जानकार चर्चा करने लगे हैं। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से 2 विधेयक पारित कराए गए, उसमें सबसे पहला विधेयक कहा जा रहा था कि स्थानीय नीति को लेकर 1932 के खतियान को आधार बनाया जाए और उसके साथ साथ 27% आरक्षण की जो बात आई है, उस पर कहीं न कहीं विधानसभा में मुहर तो जरूर लगी, लेकिन अब जाकर कहा जा रहा है कि अभी इसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। और ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के पास जब ये मुद्दे जाएंगे तब शायद आसानी से इसे पारित कराया जा सकेगा या फिर से इसे कहीं न कहीं विरोधाभास देखने को मिल सकता है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल के लोग और कानून के जानकार इसकी समीक्षा जरूर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य में वोट बैंक को लेकर जो राजनीति हो रही है उसका आने वाले समय में असर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से इन दोनों मुद्दों को लेकर अब बातचीत की जा रही है, उसमें साफ होता नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त कहीं न कहीं राज्य हित में अच्छा नहीं देखा जा सकता है इन मुद्दों को लेकर, जब तक इस मुद्दों को पूरी तरह से पारित नहीं करा लिया जा सकता है। और आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि कहीं कानूनी अड़चन के बीच ये 2 मसले फंस कर ना रह जाएं। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। क्या है पूरा विवाद, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी अब विवादों में घिर गए हैं। दरअसल नंदीग्राम में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी है और अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हालांकि अखिल गिरी ने इस टिप्पणी पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मैंने पोस्ट का जिक्र किया और शुभेंदु अधिकारी को जवाब देने के लिए इस तरह की तुलना की। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं भी एक मंत्री हूं, मैंने भी पद की शपथ ली है। अगर मेरे खिलाफ कुछ कहा जाता है तो ये संविधान का अपमान होगा।
अखिल गिरी ने कहा कि मेरा मकसद माननीय राष्ट्रपति का अपमान करने का नहीं था। मैं इस तरह की टिप्पणी करने के लिए माफी मांगता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अपने ही मंत्री की विवादित टिप्पणियों को लेकर टीएमसी अब सवालों के घेरे में आ गई है और बैकफुट पर आ गई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की बयानों का हम समर्थन नहीं करते। हम अपने देश के राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करते हैं। कैमरामैन निकांत के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के अमरोहा डिडौली में कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर में मॉर्निंग वॉक पर गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में मॉर्निंग वॉक पर गए युवक के गांव के ही दबंगों ने गोली मार दी है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको मेरठ के लिए रेफर किया गया है। पूरा मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर का है, जहां पर गांव के ही दबंगों से गांव के रहने वाले लोकेंद्र का जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें गांव के ही दबंगों ने आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए लोकेंद्र की गोली मार दी है और गोली मारकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद काफी देर तक लोकेंद्र घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा रहा। वहीं स्थानीय और राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर परिजनों को इसकी सूचना दी और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया था, जिसमें उसकी हालत गंभीर बनी थी, जिसको जिला अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया। फिलहाल सारे मामले में पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस सारे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। जल्द ही पुलिस ने इसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सीतापुर में झोला छाप डॉक्टर के प्रसव करने के दौरान प्रसूता की मौत हो गई है। वहीं प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर पूनम शाही मौके से फरार हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। यूपी के सीतापुर में आज एक डॉक्टर ने जो है प्रसूता की जान ले ली। आपको बता दें, सीतापुर के पिसावा इलाके में डॉक्टर ने जो है प्रसव के दौरान एक प्रसूता की जान ले ली। डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 25,000 रुपये लिए और उसका इलाज किया और जब वो उसका ऑपरेशन किया गया तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौत होने के बाद डॉक्टर ने अपने को फंसता देख जो है वो मौके से फरार हो गई। परिजनों ने शव को जो है पिसावा थाने के गेट पर रख के हंगामा काटा। उसके बाद पुलिस को तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो है वो डॉक्टर की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। हालांकि सीतापुर का स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार कार्रवाई करता रहता है, लेकिन इन पर अब जो है शिकंजा अभी तक पूरा नहीं कस पाया है। आपको बता दें कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो अक्सर किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहते हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। उधर बदायूं जिला अस्पताल में मरीज बच्चे को वार्ड बॉय के इंजेक्शन लगाने की वायरल हुई वीडियो और वायरल वीडियो होने पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया मामले का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। आपको बता दें कि बदायूं जिले में जिला अस्पताल में एक बच्चे के इंजेक्शन लगाते हुए वार्ड बॉय ने एक वीडियो वायरल की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उसका संज्ञान लिया। वहीं उन्होंने इस वीडियो को देखकर तुरंत तत्काल सीएमओ बदायूं के लिए फ़ोन कर कहा कि जो भी आरोपी है जिसने ये वीडियो बनाई उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं सीएमओ के लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं। बता दें आपको कि ये बदायूं जिले के जिला अस्पताल की वीडियो जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, दातागंज। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पटका पहनाकर कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को बीजेपी में शामिल करवाया है। भाजपा अपने कुंभे को लगातार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की तमाम पूर्व राजकीय कर्मचारियों ने सदस्यता ग्रहण करी, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि कर्मचारियों के पार्टी में शामिल होने से एक बात तो स्पष्ट है, उत्तराखंड हड़ताली प्रदेश बनकर नहीं रह जाएगा। बाकायदा उत्तराखंड के जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ तालमेल बैठाते हुए सरकार की योजनाओं के साथ ही सरकार की मंशा को भी कर्मचारियों के बीच में साझा किया जाएगा, जिससे राज्य में हड़ताल न हो। इसका एक मजबूत असर राज्य की जनता पर भी पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब भाजपा का कुंभा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य में विकास की एक नई बहार भी बहेगी, जिसका राज्य के लोगों को लाभ भी मिलेगा। आज जिस तरीके से तमाम राजकीय कर्मचारियों के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि महेंद्र भट्ट ने अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे आगामी चुनाव में वो पूरी तरीके से लाभ ले सके। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूपी के संभल जिले के चंदौसी में भीड़ भरे बाजार में बेकाबू कार और बाइक सवार को रौंदे जाने का वायरल वीडियो अब सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह।
हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे देखा जा सकता है कि वीडियो में एक कार आगे से होकर और जो है रोड पर निकलती है और बड़ी बाजार के अंदर कार जिस तरीके से जाती है, मोटरसाइकिल सवार के लिए टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद में देखा जा सकता है किस तरीके से टक्कर लगी। टक्कर लगने के बाद में एक युवक गाड़ी के आगे जाके टकराता और खिसकता गाड़ी कहीं कितनी दूर तक खिसकती लेके जा रही है। सफा सफा तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखा जा सकता है किस तरीके से कि गाड़ी से कार से टक्कर होने के बाद में बाइक सवार के खनौज तक नहीं आती है। एक कहावत है, चाको जाके साइयां मार सके ना कोई। उस तरह जा सकता है कि जिस तरीके से युवक के साथ में गाड़ी पर टक्कर हुई थी, टक्कर होने के बाद में गाड़ी आगे पहुंचने के बाद में फिर भी लोगों ने ऐसा दहशत से बच गए। लोग सोच रहे थे कि इसके बहुत बड़ी खरोंची आई होगी, घटना हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई थी उस युवक के जरा सी भी चोट नहीं लगी है। जब मामला जो है वहां पर थाने पर पहुंचता, मौके पर पुलिस पहुंच जाने के बाद में जो है गाड़ी ड्राइवर को और गाड़ी को थाने बंद कर लिया गया है और दोनों के लिए रजाबंदी होकर मामला जो निपट गया है। मेरे सहयोगी प्रांश के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। यूपी के बलिया में डेंगू के मरीजों की संख्या लगभग 140 के करीब हो गई है और स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है कि स्वास्थ्य महकमा ऑल इज वेल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। डेंगू मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। अगर ऐसे में मैं बलिया की बात करूं तो यहां पर 140 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बलिया सीएमओ का कहना है कि 140 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज चल रहा है, सभी स्वस्थ हैं। लेकिन अगर मैं जिला अस्पताल की बात करूं, जहां पे मरीजों का आरोप है कि यहां पे पूरी दवा नहीं मिलती है, इंजेक्शन नहीं मिलता है। कुछ दवा अगर जिला चिकित्सालय से मिलता भी है तो कुछ इंजेक्शन या कुछ दवा हम लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है। ऐसे में यह एक सवालिया है जिला चिकित्सालय के ऊपर कि डेंगू से परेशान मरीज आखिर ये दवा बाहर से क्यों खरीदते हैं। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज बाहरी युवक ने घुसकर दिन दहाड़े फायरिंग की है और इस घटना से पूरा कैंपस दहल गया है। हालांकि गोली चलाकर भाग रहे युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पीछा किया और उसे कैंपस के बाहर जाकर दबोच लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप। विश्वविद्यालय परिसर उस समय गोलियों की गनगनाहट से गूंज उठा, जिस समय करीब दोपहर 12:30 बजे जनरल एजुकेशन सेंटर के सामने कुछ आर्ट के छात्र वहां बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उन्होंने छात्राओं से और छात्रों से छींटाकशी शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर कुछ सीनियर छात्र भी आ गए और उन्होंने युवकों को फटकारा। उस समय तो युवक वहां से चले गए और करीब आधा घंटे बाद वह अपने अन्य साथी के साथ तमंचा और कारतूस लेकर विश्वविद्यालय परिसर में लौटे और आते ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर विश्वविद्यालय के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस युवक को जाकर दबोच लिया। हालांकि उनमें से एक युवक वहां से भागने में कामयाब हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने पकड़े गए युवक को पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। एसपी श्री कुलदीप सिंह मुरावत ने बताया कि पकड़ा गया युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी जो तहरीर मिली है उसके आधार पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवक विश्वविद्यालय परिसर का छात्र नहीं है और उसकी सूचना पर जो दूसरा जो युवक था जो उसके साथ था, जिसका नाम नौशाद और बॉबी बताया जा रहा है, उसको भी उसके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस के लिए अलीगढ़। 15 नवंबर को सीएम योगी सोनभद्र दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे बभनी थाना क्षेत्र के सेवा कुंज आश्रम चपकी में जाएंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुभाष पांडे। सोनभद्र दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, डीपीआरओ समेत अन्य जिले के जो अधिकारी थे उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बभनी थाना क्षेत्र के सेवा कुंज आश्रम चपकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री के आने से पहले जो है अधिकारी वहां का दौरा कर रहे हैं और उसके साथ ही जो वहां पे तैयारियां चल रही है उसका जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है
कि इसमें कार्यक्रम का जो तैयारी चल रही है इसमें किसी तरीके से कोई लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, इनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन यहाँ का कड़े इंतजाम कर रहा है। बैरिकेटिंग की जा रही है, पार्किंग बनाया जा रहा है, हेलीपैड की भी व्यवस्था बनाई जा रही है, साफ सफाई की भी व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब तमाम चीजों पे जो यहाँ की प्रशासन है वो काम कर रही है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ की प्रशासन कड़े इंतजाम कर रही है। सुभाष पांडे, इंडिया वॉइस। बदायूं जिले के बिसौली बीजेपी नगर मंत्री का लठबाजी करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जोरदार वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पाल। बदायूं जिले के बिसौली नगर कस्बा से भाजपा की महिला मोर्चा की नगर मंत्री का लाठीबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही वीडियो से क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं बात करें तो नगर के एक मोहल्ले का वीडियो बताया जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते ये वीडियो कब का है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये बात सामने आ रही है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो नगर की महिला मोर्चा की नगर मंत्री यास्मीन का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाना एक सवालिया निशान खड़ा होता है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन तेजपाल के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। तो आप दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी आपने सुना कि बीजेपी की नेता का वीडियो वायरल हो रहा था और वायरल वीडियो पर पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। तमाम कोशिशें और प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है और इसी इजाफे को कम करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी हाई लेवल स्वास्थ्य विभाग के साथ में बैठक करी है। इस बैठक के अंदर डेंगू के जो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको कम करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर संभव प्रयास जो है वो किया जाए, फॉगिंग की व्यवस्था जो है वो की जाए, जहाँ पे गंदगी है या जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर डेंगू के मच्छर पनपते हैं उन जगहों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हर जिलों के अंदर डेडिकेटेड डेंगू का जो हॉस्पिटल है उसको तैयार किया जाए ताकि जो मरीज हैं उनका वहां पर बेहतर तरीके से इलाज हो सके। इस बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके पास स्वास्थ्य का जिम्मा है, वो भी इस बैठक को कर चुके हैं और उस बैठक में उन्होंने भी निर्देशित किया था। विशेष तौर पर अभियान चलाने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके के प्रयास किए जाएं ताकि जल्द से जल्द डेंगू के जो मामले हैं उनमें कमी आए। पिछले दिनों में देखें तो कई तरीके के प्रयास किए गए हैं लेकिन इन सबके बावजूद डेंगू के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौसम बदलने से पहले स्वास्थ्य विभाग जो दावे कर रहा था डेंगू को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, वो दावे अब डेंगू के आगे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ पीएम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज हमारे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।